हेलो एवरीवन, आप सबका फंक्शन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए कर्स ऑफ द ड्रैगन एम्परर के पार्ट 29 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था शादी के बाद वांग जी अपने ससुराल में बड़ा खुश होता है। समय बीतता गया। अगले कुछ महीने सभी के लिए बड़े कष्टप्रद और थका देने वाले थे, क्योंकि वो गर्मियों का मौसम था और यीलिंग की गर्मियाँ उनका तो कोई जवाब ही नहीं। वहाँ हर वक्त बहुत तेज़ हवाएं चलती थी, मानो आंधी चल रही हो। एम्परर हर वक्त उसे दूर भगाने का काम करते थे। वांग जी को ये समझते देर नहीं लगी कि उसके हस्बैंड को ये करना ही पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ के सारे किसान उसके हस्बैंड के ऊपर निर्भर है। ड्रैगन्स जलवायु नियंत्रित करते हैं और वही चीज़ खेती के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो खुद को खेत खलिहानों में पाएगा। वो पूरा पूरा दिन सफ़र करता रहता था, शहरों में, गाँवों में, रेगिस्तानों में, ये देखने के लिए कि वहाँ पर सूखे से कितना नुकसान हुआ है। एम्परर अकेले हाथों सब कुछ नहीं संभाल सकते थे, और जहाँ वो नहीं पहुँच सकते थे वहाँ पहुँचने का काम वांग जी का था। उसे और उसके हस्बैंड को भली भांति ये पता चल चुका था कि उन्हें रेत से छुटकारा मिलना बहुत मुश्किल है, जो बारीक मात्रा में एम्परर की खुरदरी त्वचा में घुसी रहती थी, खासकर उनकी पूंछ में। ऐसे में वांग जी ने अपने हस्बैंड पर बहुत बढ़िया पाबंद लगाए थे। एम्परर को तब तक बेड को छूना मना था जब तक वो पूरी तरह से पानी में लगभग 1 घंटे तक नहीं भीगते, खुद को ठीक से साफ नहीं करते। विंग वैसे तो हमेशा इस बात से बचने की कोशिश करता रहता, लेकिन वांग जी कोई बुद्धू नहीं था। उसे पता था विंग के चिल्लम चिल्ली के पीछे बस एक ही वजह है कि जितना वांग जी विंग पर ध्यान देता है उतना ही विंग को अच्छा लगता है। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है या फिर हाथ पैर मारता रहता है। जब भी रात को वांग जी उसकी पूंछ पर अच्छे से तेल मालिश करता है। ये नुस्खा तो अचानक से वांग जी के हाथ लग गया, जब उसे पता चला कि ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है उसके हस्बैंड को मॉइस्चराइज रखने का। बस इतना ही नहीं, उसके हस्बैंड के दोनों प्राइड वांग जी के अटेंशन में तुरंत खड़े हो जाते थे और उसे बहुत खुश भी रखते थे। वो हर दिन ड्यूअल कल्टीवेशन करते थे, या फिर कभी कभी दिन में कई बार। विंग ने तो मानो ये चैलेंज ले लिया था। उन्होंने इस बारे में जो भी चित्र किताब में देखे हैं वो हर उस स्थिति को मास्टर करना चाहता था। एक बार तो उन्हें एक स्प्रिंग बुक हाथ लगी। उसमें तो इतने इतने वाहियात चित्र थे कि दोनों भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गए। पर वांग जी को ये सब अच्छा लगता था, खासकर वो दोनों जब बहुत ज़्यादा थक जाते थे। उसका हस्बैंड तुरंत नूडल ड्रैगन में बदल जाता था और वांग जी को पूरी तरह से लपेट कर सो जाता था, और फिर इतनी बुरी तरह से साय करता रहता था जब तक कि वांग जी इस बात के लिए मान नहीं जाता कि वो अगला पूरा दिन वांग जी के ब्लाउज में बिताएगा। वो अपने नूडल फॉर्म में वांग जी के चेस्ट को लपेट लेता था। फिर जो कोई भी मिलता जो एक्चुअल में एम्परर से मिलना चाहता है, वांग जी को उन सबको ये बताना पड़ता कि एम्परर आज सक्लूजन में है। वो हर दिन वांग जी के सामने गिड़गिड़ाता रहता कि वो सुबह का नाश्ता वांग जी के साथ ही करेगा, मतलब वो सोया रहेगा और वांग जी उसे अपने चेस्ट पर कैरी करेगा और खुद नाश्ता करेगा। इससे एम्परर को एक और पहर नींद के लिए भी मिल जाता और वांग जी को भी अपने हस्बैंड के साथ समय बिताने का मौका मिलता। जब तक उन्हें थोड़ी सी नींद मिल रही है तब तक वांग जी खुशी खुशी इस बात को मानने के लिए भी तैयार था। जाहिर सी बात है उसे अपने हस्बैंड की नींद को लेकर बड़ी चिंता होती रहती थी, क्योंकि हर रात वांग जी लगभग अपने होश खो देता। मतलब वो पहले सोता और उसके बाद पता नहीं विंग कब सोता। माना कि वो इमॉर्टल है, लेकिन उसे भी तो आराम की ज़रूरत है ना। वांग जी एक तो पहले सोता था और जब भी भोर में वो उठता था विंग किसी न किसी तरह से उससे पहले ही जगा हुआ रहता। और आजकल तो बहुत बार ऐसा होने लगा था कि आधी रात को ही वांग जी की नींद टूट जाती, खासकर जोरों की प्यास लगने की वजह से।
और जब भी वो अपने हस्बैंड को देखता तो वो तब भी जगे हुए होते, कभी कुछ तो कभी कुछ कर रहे होते। एक रात वो अपने बनीज के साथ खेल रहे थे कोर्ट यार्ड में, एक रात तो अपने तालिस्मान पर काम कर रहे थे, और एक रात वो पूरी तरह से गायब ही थे। जब वांगजी ने इस बारे में पूछा तो विंग ने सीधे सीधे बता दिया कि वो ताज़ा पानी में नहाने के लिए गया था ताकि उसका मन शांत हो जाए। पर वांगजी को इस बात पर पूरी तरह से यकीन नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके हस्बैंड को अभी भी कोई चीज़ परेशान कर रही है, पर उसे ये चीज़ पूछने का ना ही सीधा सीधा कोई मौका मिला, ना ही इतना ढाढ़स हुआ, क्योंकि बातें बनाने में और बात को पलटने में विंग बहुत माहिर था। वांगजी को शक था ये कहीं ना कहीं उस कर्ज से ही जुड़ा होगा, इसलिए उसने अपने हस्बैंड को उस बात पर काम करने के लिए आज़ादी देने की कोशिश की। हर चीज़ में उसका नाक घुसाना ज़रूरी तो नहीं, और अगर कर्ज की बात कहे तो सब कुछ वैसे ही चल रहा था, कुछ खास बदलाव दिख नहीं रहे थे। विंग अभी भी मास्क पहनता था और सभी इस बात से अभी भी शुक्रगुजार थे कि इन एनर्जी से वांगजी पर कोई बुरा असर नहीं हुआ। चाहे कर्ज ख़त्म ना भी हो, पर कम से कम वांगजी को इससे तकलीफ़ नहीं हो रही है, ये बात भी कुछ कम नहीं थी। इसी से पता चल रहा था उस कर्ज की ताकत कम हो रही है। इनफैक्ट वांगजी तो हमेशा वेंची को ये बताता रहता कि उसके गोल्डन कोर के नीचे उसे कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी गोल्डन कोर बहुत ताकतवर होती जा रही है, और उसके हस्बैंड के ची एनर्जी के जैसे ही उसे अपने अंदर भी महसूस होता है। और जब भी वो डुअल कल्टीवेशन करते हैं उसे बहुत अच्छा लगता है। वांगजी की बढ़ती हुई ताकत उसके लिए फ़ायदेमंद ही थी, क्योंकि सुबह और शाम के कुछ घंटे छोड़ दो, वरना तो वो पूरा दिन बहुत ज़्यादा व्यस्त रहा करते थे। उनकी इम्पीरियल ड्यूटीज़ हर दिन बढ़ती ही जा रही थी, बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, बहुत सारी जगहों पर घूमना था, बहुत सारे रिचुअल्स भी पूरे करने थे, साथ में नाइट हंट भी करनी पड़ती थी, और सबसे ज़रूरी रिसेंटफुल एनर्जी को क्लींस करना। उन्हें बहुत सारे काम थे, क्योंकि विंग की गैरहाजिरी में यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो गया था, और विंग को ही सब चीज़ों में बैलेंस लाना था। वैसे तो सारे कल्टीवेशन क्लान्स ने अपनी अपनी जगहों पर रिसेंटमेंट एनर्जी को रोकने के लिए बहुत सारा काम किया था, पर वेन रोहान ने जो इनायरन बनाया था, उसके बनाते वक्त और उसके बाद के सारे परिणामों के लिए लोग तैयार नहीं थे, और वो इस बात से लड़ भी नहीं सकते थे। नाइटलेस सिटी, चिशान और वेन राज्य के सारी जगहों पर रिसेंटमेंट एनर्जी भरी हुई थी। उसे क्लेंस करने के लिए विंग को अक्सर बाओशन सरन और वांगजी के साथ हर दूसरी जगह जाना पड़ता था। और अगर इतना सब कुछ मैनेज करने के बाद थोड़ा बहुत समय बच भी जाए तो वो इम्पीरियल काउंसिल के लिए देना होता था। सारे सेक्ट लीडर्स ने एक काउंसिल बनाई थी जो एम्परर को एडवाइस देने का काम करती थी, खासकर प्रजा की ज़रूरतें, भौतिक सुविधाएं और खेती को लेकर। वैसे तो विंग ने कह दिया था वो अपनी सत्ता किसी पर थोपना नहीं चाहता है, सभी को अपनी अपनी मर्जी से कल्टीवेशन करने की आज़ादी है। उसके अंदर इस मॉडल जगत की चीफ कल्टीवेटर बनने की कोई चाह नहीं है। वो कभी भी ये नहीं चाहता सारी सत्ता उसके हाथ में हो, इसलिए उसकी जगह ये इम्पीरियल काउंसिल सारी राजव्यवस्था संभालेगी, ताकि सारे सेक्ट मिलकर एक दूसरे की मदद करे और सभी एक साथ खुशहाल रहे। फिर इम्पीरियल काउंसिल में बहुत सारी जानी मानी हस्तियाँ शामिल हुई, और वांगजी तो खासकर इस बात से खुश हुआ कि लान दानियन लान सेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए काउंसिल का हिस्सा बनी। वैसे भी उनके वैदिक ज्ञान का कोई तोड़ नहीं था, इसलिए वेंची को भी बहुत मदद होती थी। तो अभी अपने बेटे के जन्म के 100वें दिन के उत्सव के पहले ही वो यिलिंग में आकर बसना चाहती थी। जब वांगजी क्लाउड रेसिस जाकर वापस आएगा तब वो भी उसके साथ वापस आएंगे। वैसे अगली जो नियुक्ति हुई वो वांगजी की समझ से परे थी। जियांग वानियन को एम्परर का फर्स्ट कमांड घोषित कर दिया गया, मतलब सेनापति। वैसे तो ये पद सबसे नामचीन योद्धा को दिया जाता है,
जो कि नी मिंगजे थे, पर वो एक सेक्ट लीडर थे। अपने सेक्ट से दूर रहकर उनका काम करना मुश्किल हो जाता और अभी जियांग फेमिया जियांग सेक्ट को चलाने के काबिल थे। इसलिए मैडम यू के कहने पर खासकर जियांग वानिन को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई थी और एम्परर ने जियांग वानिन के लिए खासकर एक पोर्टल बनाया था कि उसकी जब भी जियांग प्लान में ज़रूरत होती तो वो खुद से वहाँ पर जा सकता था। और वांगजी को इस बात पर पूरा पूरा यकीन था कि जियांग वानिन एम्परर की खुद की पसंद हो गए, क्योंकि जियांग वानिन के नाक पर हरदम गुस्सा रहता था और उसका गुस्सा एम्परर को बड़ा ही मनोरंजक लगता था। पर आजकल उसे यहाँ वहाँ पर्पल परछाई देखने की आदत हो चुकी थी, खासकर वेंचिंग के इर्द गिर्द। और जब भी वांगजी इस बारे में बात करता तो आजकल वेंचिंग के चेहरे पर भी गुलाबी रंग आने लगा था और वांगजी उसे चिढ़ाए बिना खुद को रोक नहीं पाता था। दूसरी तरफ वांगजी ने अपने पर्सनल गार्डियन के रूप में वेन निंग को सिलेक्ट किया था, जो खुद भी इस बात को देखकर बहुत ज़्यादा शौक था, क्योंकि उसका कैंडिडेट के बीच में नाम भी नहीं था। पर वांगजी ने कहा कि उसने क्लाउड रिसोर्सेस को वापस लेने में और नाइटलेस सिटी में उनकी बहुत मदद की है। उसकी धनुर्विद्या का कोई तोड़ नहीं। वांगजी उस पर आँख मूंद करके भरोसा कर सकता है। एक और बात थी, वांगजी की नज़र में जियांग हायर से बहस करने से अच्छा सरल और प्यारे स्वभाव के वेनिंग को संभालना आसान था। इसलिए अब जियांग वानिन और वेनिंग आपस में शिफ्ट में काम किया करते थे जब भी उन्हें बाहर जाना होता था। पर जब भी कोई उत्सव होता था तो वो दोनों एम्परर और वांगजी दोनों के बगल में खड़े रहते। वांगजी को ये सब काफ़ी मजाकिया लगता था, क्योंकि उसके हस्बैंड इस दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान हैं और दूसरी तरफ वांगजी वो भी किसी से कम नहीं है, वो खुद की रक्षा कर सकता है। पर उसे ये भी समझ आ रहा था कि गार्डियन की जगह बस सुरक्षा की बात नहीं है, ये आम लोगों के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। एक और व्यक्ति का चुनाव बड़े ही आश्चर्य में डालने वाला था। नी हुएसांग को एम्परर के कला और सांस्कृतिक महोत्सव का मुख्य बनाया गया। वैसे देखा जाए तो वांगजी उसे देखकर बहुत भौचक्का रह गया था। उसने नी हुएसांग को पहले भी क्लाउड रिसोर्सेस में देखा था। उस वक्त नी हुएसांग अपने में ही रहने वाला बंदा उसे लगा था, और जब उसका चुनाव किया जाना था तो उसका उत्तर सभी को भा गया, जो कि ये था कि वो लोगों के बीच में एम्परर को ड्रैगन दिखाए और वांगजी को फिनिक्स किंग। इससे लोगों के बीच में जो उनकी पुरानी यादें हैं ड्रैगन और फिनिक्स की, उनकी छवि हमेशा के लिए बनी रहेगी। इससे वो वांगजी को आसानी से अपना लेंगे। वैसे एक और नियुक्ति थी जिन जियाओ की, मतलब मेंग्याओ। उसे भी काउंसिल में लीडरशिप की पोजीशन मिली थी। उसकी जिम्मेदारी अधिकोष संभालने की थी। सारे धन की व्यवस्था वो ही करता था। वांगजी ने इस बात पर एम्परर से सवाल किया तो उन्होंने कंधे उड़ाकर कहा, हाँ, माना कि उसकी सोल थोड़ी सी मैली थी नी मिंगजे और उसके खुद के पिता के लिए, पर जबकि उसके पिता मर चुके हैं तो उसके अंदर अब वो मैल नहीं रहा और नी मिंगजे के साथ भी उसके रिश्ते सुधर गए हैं। और बाकी बची कसर जिन जिशुआन ने पूरी कर दी। जब उसने उसे अपना भाई घोषित कर दिया, उसके बाद जिन जियाओ के मन में कोई मैल नहीं रहा। वैसे भी जिन जियाओ ने जिन क्लान में अपने बड़े भाई की बहुत मदद की थी। जब जिन जिशुआन पारिवारिक और राजनीतिक कलेशों से गुजर रहा था, तब जिन जियाओ ने उसकी बहुत मदद की थी और उसके यही कौशल को एम्परर ने परख लिया था। जिन जियाओ अपने काम में महान था, इस बात से वांगजी भी मना ही नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ एम्परर नी हुएसांग और जिन जियाओ, जो हर वक्त किसी न किसी बात पर लड़ते रहते थे, उन्हें देखकर मज़े लिया करते थे। नी हुएसांग हर वक्त किसी न किसी समारोह की ताक में रहता था और उसके लिए धन की उपलब्धि कराना मेंग्याओ का काम था, जिसके लिए वो हमेशा चिढ़ जाता था। पर दोनों भी काउंसिल की जान थे और जब उनकी लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं लेती थी और ख़ासकर नी मिंगजे बहुत ज़्यादा परेशान होता था, तब वांगजी अपने हस्बैंड के पैरों में नाखून घुसाते हुए
उन्हें अब ये सब रोककर कोई फैसला सुनाने के लिए विनती करता था, ताकि बाकी सभी पर थोड़ा सा रहम हो जाए। वांगजी और जिनजियाओ को आखिरकार अकेले में समय मिल गया, तो वो उसे लान सिचुएन के पास लेकर आया, ताकि उन दोनों को भी थोड़ा सा अकेले में समय बिताने का मौका मिले। सभी सेक्ट लीडर्स इंपीरियल काउंसिल के सिलेक्शन के साथ साथ ही ड्रैगन बोट फेस्टिवल भी मनाने के लिए यीलिंग में पहुंच चुके थे, और कुछ दिनों बाद वो सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे। सभी सेक्ट लीडर्स वापस चले जाएंगे, जिनमें नी मिंगजे और लान सिचुएन भी शामिल थे, और फिर काउंसिल में चुने गए लोग यही यीलिंग में रहकर अपना फ़र्ज निभाएंगे। ड्रैगन बोट फेस्टिवल ख़त्म किए बिना ही बाकी के लान एल्डर्स वहाँ से चले गए, जिनमें शूफू भी शामिल थे। क्लाउड रेसिस में जो आखिरी सुविधाएं बची थी, उसके लिए इंपीरियल काउंसिल से थोड़ा सा फंड मिला था, वो उसे सही से उपयोग में लाना चाहते थे। इधर लान सिचुएन और लान वांगजी अभी भी हीलिंग में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहते थे, पर विंग इस बात का ख्याल रखता था कि इतने सारे कामों के बावजूद भी उन्हें वाइपो और उनके परिवार के साथ थोड़ा सा समय बिताने को मिल जाए। यहाँ तक कि एम्परर ने उनके लिए छुट्टियों का भी आयोजन कर दिया था, और सिर्फ वही नहीं, पूरी वेन फैमिली उस वक्त एक साथ थी, जिससे लान सिचुएन को भी अपनी पूरी की पूरी फैमिली से मिलने का, उन्हें जानने का मौका मिला। ऐसा लग रहा था वाइपो का अब वांगजी से ज़्यादा लान सिचुएन पर ध्यान था, और वांगजी भी इस बात से खुश था कि लान सिचुएन, जो हमेशा सेक्ट लीडर की तरह बातें करता है, एक जिम्मेदार इंसान की तरह बातें करता है, वो भी सभी बड़ों के बीच में एक बच्चा बन गया है। उन छुट्टियों के दौरान आखिरी रात को विंग भी सबके बीच फॉक्स स्पिरिट के फॉर्म में शामिल हुआ, और फिर जियांग वानियन और वेंचिंग के साथ उसकी जो बहस हुई, उसके तो कहने ही क्या। एम्परर के लिए ये सब तो बस एक मनोरंजन का साधन था। वैसे तो वाइपो अब से पैलेस में ही रहने वाली थी, पर आज की शाम जब लान सिचुएन, विंग और बाकी सभी वहाँ पर थे, तो सभी ने साथ में डिनर किया। वापस जाते वक्त वांगजी और सिचुएन वाइपो का सामान अपने साथ वापस ले जाने वाले थे। उनके साथ जियांग वानियन, वेंचिंग और विंग भी थे, पर वेनिंग उस रात वाइपो के साथ वहीं पर रुकने वाला था। पूरे डिनर में बहुत मस्ती भरा माहौल था। लान सिचुएन बार बार हंस रहे थे जब जियांग वानियन वेंग को उसके डॉग्स उसके ऊपर छोड़ने की धमकी दे रहा था। विंग ये बात सुनकर इतना डर गया कि वो उड़कर वेंचिंग के पीछे छुप गया, जो खुद भी इस बात से हैरान थी। पर तभी वांगजी ने जियांग वानियन को वहाँ पर डॉग्स लाने के लिए डांट दिया, जबकि उसे सख्त आदेश मिले थे उसे अपने डॉग्स लोटस पेयर में ही छोड़कर आने हैं। वांगजी सच में चौंक कर ये सोच रहा था, अगर उसे पता होता कि वो किसके साथ लड़ रहा है तो वैसा कभी नहीं करता। फिर भी सामने वाले बंदे के प्रति उसे थोड़ा तो रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, फिर चाहे अभी वो एम्परर के स्पिरिचुअल पेट के रूप में ही क्यों ना उसके सामने हो। जब वांगजी मन ही मन जियांग वानियन को कोस रहा था, तभी लान सिचुएन ने उसके पास खुसफुसा कर कहा, अगर अगली बार दागा और आयाओ हमारे साथ आएंगे तो कैसा रहेगा। वांगजी ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, पोपो भी उनसे मिल पाएंगी। वांगजी इतनी आसानी से मान गया, ये देखकर तो लान सिचुएन के चेहरे पर 4 चांद खिल गए। तभी वांगजी भी खुसफुसाया, लग रहा है आपके बीच में सुलह हो गई है। मतलब उसे सही से पता तो नहीं था कि उनके बीच में क्या चल रहा है, पर लान सिचुएन को इतना खुश देखकर वो इतना अंदाज़ा तो लगा ही सकता था। तभी लान सिचुएन ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, हम तीनों ने बहुत सारी बातें की। असल में उस वक्त दागा को और मुझे भी ये नहीं पता था कि आयाओ कितनी मुश्किलों से जूझ रहा था। इस बात से हमें उसे और जानने में मदद हुई। ये पता चला कि छोटी छोटी बातों का उस पर कितना गहरा असर होता है, और वो हमेशा ही मुस्कुराकर हर चीज़ को छुपा देता था। इसलिए अब मेरी नज़र में उससे अच्छा रिश्ता बनाने के लिए कुछ खामियों को नज़रअंदाज करना तो बनता है, और दागा जिनमें बिल्कुल भी संयम नहीं है, उनके लिए ये बात बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। सच कहूँ तो हम तीनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे हैं।
तो हमने साथ में एक दूसरे के स्वर्ण ब्रदर्स बनने की कसम खाई है। हमारी खुशकिस्मती है कि हम यहाँ पर साथ आ पाए, बात कर पाए, जिससे हमारे सारे मसले हल हो गए। वांगजी ने हाँ में सिर हिलाया। वो उसके भाई के लिए खुश था। वो और भी कुछ बातें करते, पर वांगजी एक बात को भुला नहीं पा रहा था। उसने कहा, सिर्फ स्वर्ण ब्रदर्स। तब लांसीचेन ने थोड़ी पलकें झपकाई और फिर वांगजी की तरफ देखकर मुस्कुराए, जिससे उनकी आंखें आधे चांद के शेप में आ गई। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ में ज्वाइन भी कर लीजिए और वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।